नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। एडीओ की अगली कक्षा में चलते हैं और इससे पहले वाली कक्षा में हमने हरित क्रांति देखा था और हरित क्रांति का पहला चरण देख लिया था। लेकिन हरित क्रांति के अंतर्गत हमने जब पहला चरण देखा तो पहले चरण में हमने आखिरी में मतलब इससे पहले वाले वीडियो में पहले चरण का जब एनालिसिस कर रहे थे तो एक बात देखी कि भारत में लगभग 1987 के आसपास एक अकाल पड़ा। हालांकि हमारे खाद्यान्न उत्पादन में हमने काफी वृद्धि की हरित क्रांति की वजह से, लेकिन 1987 में एक अकाल पड़ा और उस अकाल में अनाज की कमी हुई और काफी लोग मारे भी गए। दूसरी बात, हमने हरित क्रांति के पहले चरण में देखा कि मुख्य रूप से जो फोकस था वो था गेहूं के उपज पर, यानी गेहूं का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए, उस पर फोकस था। धान छूट गया, धान के उत्पादन पर फोकस नहीं, तिलहन के उत्पादन पर कोई फोकस नहीं। इसके अलावा अगर बात करें, तिलहन के अलावा दलहन के उत्पादन पर कोई फोकस नहीं। यानी मुख्य रूप से जो फोकस वाला सीड था या फोकस वाला उत्पादन जो करना चाहते थे उस पर हमने गेहूं पर ही ध्यान दिया। तीसरी बात, हरित क्रांति को हमने उस क्षेत्र में लागू किया जिस क्षेत्र में नहर की व्यवस्था थी, यानी सिंचाई की व्यवस्था पहले थी, और जहां पर नहर की व्यवस्था नहीं थी उन क्षेत्रों को हमने छोड़ दिया। अगली बात मैं देखूं कि अगर पहली हरित क्रांति के पहले चरण में हम जाएं तो पहले चरण में हमने एक चीज और देखा कि हम जो धान वगैरह का बीज, हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराते थे, वो धान का हाइब्रिड बीज हम उपलब्ध किसके लिए कराते थे? जो बड़े किसान होते थे। और बड़े किसानों को बीज उत्पन्न मतलब उपलब्ध कराने का मतलब ये था कि बीज का बड़ा पैकेट उपलब्ध कराया जाना। बीज का बड़ा पैकेट मतलब जिनके खेती, जिनकी बहुत हेक्टेयर में है, वही लोग हरित क्रांति के पहले चरण से लाभान्वित हुए। तो जो बड़े खेती वाले लोग थे, बड़े बड़े जो खेती करने वाले किसान थे, उन किसानों को लेकर के हमने बीज के बड़े बड़े पैकेट उपलब्ध कराए ताकि वो लोग अपना बोएं और ठीक ठाक तरीके से उत्पन्न कर सके अनाज। तो ये सब चीजें थी। लेकिन हमने बीज के छोटे पैकेट, अगर कोई छोटा किसान है जिसका कि डेसिमल में जमीन है, डिसमिल में जमीन है, मान लेते हैं उसका आधा एकड़ जमीन है, तो उसके लिए छोटे पैकेट की उपलब्धता नहीं थी। अब ये सब सारी समस्याएं थी। इसके अलावा हमने कीटनाशक का भी ठीक ठाक उपयोग किया पहली हरित क्रांति में, और कीटनाशक का उपयोग किया। इसके अलावा हमने उर्वरक का भी ठीक ठाक उपयोग किया, और कीटनाशक और उर्वरक के उपयोग से हमारी जमीन की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी भी डाउन हो गई, यानी गिर गई। तो ये सब समस्याएं हमने हरित क्रांति के पहले चरण में देखा। अब ये सब कमी हरित क्रांति का पहला चरण पूरा नहीं कर पाया, यानी 1987 का अकाल देखें, या फिर एक ही उस पर खाद्यान्न पर फोकस था, दलहन, तिलहन और वो धान आदि पर फोकस नहीं था, बाजरा पर फोकस नहीं था, मक्का पर फोकस नहीं था। इसके अलावा बात करें कि नहर की जहां पर व्यवस्था थी, जहां पर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वहीं पर उपलब्ध कराया गया। शुष्क क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराया गया। शुष्क क्षेत्र कहने का मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर नहर की तो व्यवस्था है लेकिन वहां की जलवायु शुष्क है। जलवायु शुष्क है मतलब जलवायु शुष्क होने का लाभ क्या होगा? इसलिए हम उन क्षेत्रों को चुने जलवायु शुष्क वाले, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कीट पतंगों का जो हमला होगा, कीट पतंगों का जो प्रजनन दर होगा वो कम होगा। इस वजह से अनाज जो रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने पहला हरित क्रांति देखा और मैंने हरित क्रांति का पहला चरण देखा। लेकिन जब 1987 में अकाल पड़ा और खाद्यान्न की उपज को हम पूरा नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में हम फिर सोचा, हम लोगों ने, यानी भारत ने सोचा, देश ने सोचा कि हमको कुछ ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए जिस व्यवस्था में हम धान की खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकें, दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकें। ऐसा क्षेत्र जहां पर नहर नहीं है लेकिन जल नीचे
जमीन के नीचे पानी है, नदियां हैं, बांध बना करके हम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते, उन क्षेत्रों को हम फोकस कर सकते हैं। बीज का बड़ा पैकेट की जगह में हम छोटा पैकेट उपलब्ध करा सकते हैं। कीटनाशक का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, उर्वरक का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, मतलब विकल्प ढूंढ सकते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहां पर शुष्क क्षेत्र यानी जलवायु शुष्क वाले क्षेत्र पर जहां पर हमने व्यवस्था की थी हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति के अंतर्गत, हम चाहें तो उसको अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित कर सकते हैं। और इन्हीं सब विचार को पाले हुए भारत धीरे धीरे बढ़ता है और 1987 के बाद महसूस करने लगता है कि हमको एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है, जिसको हम द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जानेंगे, या हम कहें एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जो सदाबहार हो। सदाबहार का मतलब क्या है? सदाबहार का मतलब ऐसे वो फूल देखते हो, सदाबहार फूल एक आता है जिसमें हमेशा ही फूल खिलता है। कुछ पौधे तो होते हैं जिसमें फूल हमेशा नहीं खिलते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल हमेशा खिलते रहते हैं, उनको हम सदाबहार फूल कहते हैं। उन पौधों को सदाबहार पौधे या सदाबहार फूल कहा जाता है। यानी हमेशा ही हरे भरे रहें, हमेशा ही हर क्षेत्र में उत्पादन होता रहे, ऐसी एक क्रांति की आवश्यकता है या फिर ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो हमने पहली हरित क्रांति में एक लाया था लमसम स्कीम। लमसम स्कीम मतलब जिसको अब कहा गया एक मुश्त योजना। उस एक मुश्त योजना में हमने देखा कि जो भी जरूरतें हैं किसानों की, पानी की जरूरत है तो पानी की उपलब्धता कराएंगे, उर्वरक की जरूरत है तो उर्वरक की, बीज की जरूरत है तो बीज की, कीटनाशक की जरूरत है तो कीटनाशक की उपलब्धता कराएंगे। इसके अलावा और भी चीजें जो हैं उन सब चीजों पर भी हम फोकस करेंगे। यानी एक किसान की जो जो जरूरत है उन सारी जो जरूरतों को हम लमसम स्कीम के अंतर्गत पूरा किए और इसके वजह से खाद्यान्न में अभूतपूर्व उत्पादन हुआ और उस अभूतपूर्व उत्पादन की वजह से हमने उसको हरित क्रांति का नाम दे दिया। क्लियर है? तो अब ये सब जरूरतें या फिर ये सब आवश्यकताएं देखने को मिली या फिर आने लगी कि हमको गेहूं के अलावा अन्य चीजों पर फोकस करें, केवल नहर वाले क्षेत्र ही क्यों फोकस में रहें, हम अन्य क्षेत्रों को भी फोकस कर सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है और वहां से फिर बातें शुरू होती। ठीक है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1987 के सूखे के प्रभाव और खाद्य पदार्थों में उत्पादन में कमी जैसे कारकों को ध्यान में रखकर सातवीं योजना, सातवीं मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि हरित क्रांति के दूसरे चरण की आवश्यकता है। दूसरे चरण के अंतर्गत हमने या फिर सरकार ने 14 राज्यों को चुना और इन 14 राज्यों के अंतर्गत 169 जिलों को चुना गया कि हम द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत इन 14 राज्यों को 169 जिलों पर शुरुआत करेंगे। 14 राज्य के अंतर्गत 169 जिले जो हैं उन 169 जिलों पर हम फोकस करके शुरुआत करेंगे द्वितीय हरित क्रांति की। इसमें वे जिले चुने गए जहां पहले से ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी लेकिन कृषि विकास का गत्यात्मक प्रयास नहीं हुआ था, यानी कृषि विकास उस तरीके से नहीं विकसित हो पाया था। द्वितीय चरण में सर्वाधिक प्राथमिकता जो थी वो हरित क्रांति के विसरण चरणों को ध्यान दिया गया। विसरण चरण मतलब जैसे हरित क्रांति के पहले हमने केवल उत्तरी भारत को फोकस किया, उत्तर पश्चिम भारत को फोकस किया, जहां हरियाणा था, पंजाब था या तमिलनाडु को फोकस किया। लेकिन द्वितीय चरण में हम भारत के पूर्वी भारत यानी जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पहुंचा था, पठारी भारत यानी तमिलनाडु आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, तटवर्ती भारत यानी जहां पर समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, उन सब चीजों पर फोकस किया गया। दूसरी बात कि दूसरी हरित क्रांति जो थी उसका फोकस चावल की प्राथमिकता थी, यानी मुख्य रूप से चावल पर फोकस था द्वितीय हरित क्रांति। हालांकि द्वितीय हरित क्रांति में हम दलहन तिलहन आदि के उत्पादन पर भी फोकस करते हैं, लेकिन जैसे पहली हरित क्रांति में हमने केवल गेहूं पर फोकस किया था उस प्रकार से, मतलब मुख्य फसल जो था पहली हरित क्रांति का वो गेहूं था, तो दूसरी हरित क्रांति का मुख्य फसल कौन सा था? धान था, यानी चावल था। यहां से आपसे बहुत अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो यह पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट, कि कितने राज्य शामिल थे और कितने जिलों को चुना गया। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के द्वितीय चरण के अंतर्गत
किन किन क्षेत्रों को टारगेट किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण रखना है बात कि उन क्षेत्रों को टारगेट किया गया, उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया जिन क्षेत्रों पर पहली हरित क्रांति के अंतर्गत ध्यान नहीं दिया गया था, और उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया जहां पर पहले से सिंचाई की व्यवस्था थी। दूसरी हरित क्रांति के ये यहां से तीसरा प्रश्न पूछ सकता है, और चौथा प्रश्न पूछ सकता है ये चावल की प्राथमिकता वाला, अर्थात कि द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य फसल या मुख्य फोकस फसल कौन सा था, तो आप कहेंगे चावल। 169 जिलों में से 109 जिलों को चावल की खेती हेतु प्राथमिकता दी गई, क्योंकि पूर्वी भारत तथा तटवर्ती भारत इसके लिए अनुकूल था तथा इसके संकर बीज भी उपलब्ध कराया गया। आवश्यकता सिर्फ किसानों के जागरूक करने की थी। अर्थात जो हमने 14 राज्य चुने और 14 राज्य के अंतर्गत 169 जिले चुने, तो 169 जिलों में से मैक्सिमम जिले मतलब 169 में से 109 जिले सीधे सीधे चावल के लिए चुने गए, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य फसल जो था वो चावल था। क्यों? क्योंकि अधिकतम जिलों में चावल की खेती के लिए फोकस किया गया, और जब 169 में से 109 जिले चुन लिए जाएंगे चावल के लिए, तो केवल 60 जिले ऐसे बचेंगे जहां पे दलहन के लिए, जहां पे तिलहन के लिए फोकस किया जाएगा। और 109 जिले जो चावल के लिए चुने गए, ये चावल के लिए 109 जिले यूं ही नहीं चुन लिए गए कि इन जिलों को चावल उत्पादित करना है, उस जिलों को चावल उत्पादित करना है। ये देखा गया कि वहां का माहौल चावल के लिए अनुकूल है, तो हम जिस माहौल के लिए अनुकूल है उसी में अगर थोड़ा सा एफर्ट डालें तो काम बन सकता है। ऐसा करके 109 जिले जो है वो चावल के लिए चुन लिए गए। क्लियर है? तो यहां से 3-4 प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। कितने राज्यों पर फोकस था, कितने जिलों पर फोकस था, मुख्य फसल क्या था, और कितने जिले ऐसे थे जिनको चावल के लिए चिन्हांकित किया गया, और चावल के लिए चिन्हांकित किए जाने वाले जिलों को चावल के लिए ही क्यों चिन्हांकित किया गया, ये सब बातें भी पूछी जा सकती है। तो चावल के लिए क्यों चिन्हांकित किया गया? क्योंकि वहां का माहौल पहले से चावल के लिए था। और सबसे तीसरी विशेषता अगर देखें तो तिलहन और दलहन में वृद्धि, इसके लिए पठारी भारत को प्रधानता दी गई, और इसकी सफलता हेतु तकनीकी मिशन किए गए तथा ड्रिप सिंचाई योजना का विकास किया गया। ड्रिप सिंचाई योजना क्या होता है, या फिर ड्रिप सिंचाई क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। एक सिंचाई होता है जिसमें किसान का इस तरीके से खेत है, ऐसे, और इस तरीके से मान लेते हैं खेत। तो किसान क्या करता है, इस खेत के अंतर्गत वो इस तरीके से एक नाली बना देता है, या फिर नाली ही बोल सकते हैं, जिसमें यहां से पानी का प्रवाह ऐसे जाएगा, और ये पूरे क्षेत्र में, यानी ये जो खेत है इसमें पानी भर जाएगा, फिर यहां पे ऐसे बांध देगा, और बांधने तब जब तक पानी भरेगा, जब पानी भर जाएगा तो फिर इसको यहां से खोल देगा और पानी इधर चला जाएगा, इस खेत को पूरा सिंचित करेगा। फिर उसी प्रकार से यहां से ऐसे सिंचित करता जाएगा, पूरा खेत में पानी भरेगा, तो फिर उसको माना जाएगा कि ये सिंचाई है। ये सिंचाई की परंपरागत व्यवस्था है। वर्तमान में भी जहां पर पानी की उपलब्धता ठीक ठाक है, या किसान उतने क्या बोल सकते हैं, सशक्त स्थिति में नहीं है कि वो सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण उपयोग में लाए, तो वहां पे ये सिंचाई काम में आती है। विशेष तौर पर धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में किसान यही सिंचाई करते हैं, परंपरागत व्यवस्था, यानी खेत को पानी से भर देते हैं। दूसरी व्यवस्था एक वो ये हो सकती है कि ये जो खेत है, इसके खेत में एक इक्विपमेंट लगा दिया जाए जिसको स्प्रिंकलिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसको स्प्रिंकलिंग सिंचाई कहा जाता है। स्प्रिंकलिंग सिंचाई कहने का मतलब यह है कि यहां से पाइप के द्वारा ऐसे पानी जाएगा, और इसमें एक मशीन लगा रहेगा और एक तरीके का मोटर लगा रहेगा, या फिर मशीन कहे, मशीन नहीं कह सकते उसको, मोटर भी नहीं कह सकते, उसमें एक पंखा लगा रहेगा। तो यहां से जब पानी जाएगा तो पंखा घूमना शुरू करेगा और ऐसे पूरे पानी को चारों तरफ बिखेरता जाएगा। लेकिन ऐसी सिंचाई के लिए हम जैसे फूलों की खेती करनी है या छोटे मोटे बागवानी फसल करने हैं, तो वहां पर हम इसको यूज ले सकते, उपयोग में ले सकते। ठीक है, तो ये सिंचाई व्यवस्था स्प्रिंकलिंग सिंचाई, ये भी आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था है। ठीक, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश था, या फिर इजराइल एक ऐसा देश है जो देश
इजराइल का युद्ध भी बहुत सारा आप पढ़ते होंगे, गाजा को लेकर के होता रहता है। तो इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर पानी की कमी, तो जहां पर चीजों की कमी होती है इंसान उसके लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेता है। तो इसने एक व्यवस्था विकसित की, जिस विकसित व्यवस्था को हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपकन सिंचाई प्रणाली। टपकन सिंचाई प्रणाली इसलिए कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पाइप है, इस तरीके से पाइप बिछाए जाते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत, और यहां से पानी ये पाइप पतला होता है और इस पाइप से ऐसे जाता है, और इस पाइप का मुंह थोड़ा सा खोल दिया जाता है। कहां पे? ऐसा कोई पेड़ है, कोई पौधा है जिसको पानी की आवश्यकता है, तो क्या होगा, ये पानी जो होगा पेड़ के जड़ में सीधे टप 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 टपकन 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 करके जाएगा, इसीलिए इसको टपकन इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। तो इजराइल ने सबसे पहले ये शुरू किया, और इजराइल के बाद अन्य देशों ने भी इसको फॉलो किया या फिर अनुसरण किया, और देखा कि हमारे यहाँ जिन क्षेत्रों में, जैसे भारत में जरूरी तो नहीं कि हर जगह पानी की उपलब्धता हो, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो हम केवल पौधे के जड़ को पानी दें और पौधा बड़ा हो जाए, तो ये है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो दूसरे हरित क्रांति में हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बढ़ाने का मतलब यह था कि हम पानी की बचत करना चाहते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा दूसरे हरित क्रांति की एक विशेषता ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था। दलहन पर भी फोकस किया गया, तिलहन पर भी फोकस किया गया। अब आगे की बात करें, हरित क्रांति का दूसरा चरण भारत के उस प्रदेश में लागू किया गया जहां संस्थागत समस्याएं आज भी मौजूद है, यानी जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं, उन क्षेत्रों पर लागू किया गया। इन समस्याओं में लघु और अति लघु जोत वाले, मतलब छोटे किसान जो थे, उन किसानों को शामिल किया गया। कृषकों की दयनीय आर्थिक स्थिति तथा भूमि के समान रूप से संस्थागत सुविधा न होना अति प्रमुख था, जहां पर ये दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत हमने फोकस किया। चलिए, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी हरित क्रांति जो थी वो, उसमें हमने किन चीजों पर बल दिया? तो पहली बात तो सिंचाई के लिए भूमिगत जल के प्रयोग पर बल दिया। सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर प्रयोग देने का मतलब भूमिगत जल का प्रयोग करने पर बल देने का मतलब यह है कि पहले हरित क्रांति में, यानी पहली हरित क्रांति जो फर्स्ट फेज था, जो कि शुरू होता है आपके एकमुश्त योजना के अंतर्गत, तो एकमुश्त योजना के अंतर्गत जो हरित क्रांति शुरू हुई, वो हरित क्रांति हम उन क्षेत्रों में देखे जहां पे नहर की व्यवस्था थी। लेकिन नहर की व्यवस्था वाले क्षेत्र की उत्पादन क्षमता की भी एक लिमिट है। भाई कितना भी पानी डाल दें, कितना भी उर्वरक डाल दें, कितना भी कीटनाशक डाल दें, तो एक लिमिट के बाद वो उत्पादन नहीं करेगा। ठीक है, एक लिमिट के बाद वो उत्पादन करना बंद कर देगा या स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फिर अब क्या करें? तो अब हमको खेती के लिए एरिया बढ़ाना है। तो एरिया बढ़ाना है, तो जिस एरिया को हमको बढ़ाना है वहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और वहां पे हमको एरिया बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर एक ही काम करेंगे। हवा नहीं आ रही। सिंचाई की व्यवस्था है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और उस क्षेत्र में हमको बढ़ाना है, तो हमको एक ऐसा उपाय अपनाना पड़ेगा जैसे ड्रिप इरिगेशन, कम पानी में उपलब्ध हो जाए। या फिर नहर की व्यवस्था नहीं है तो हम नलकूप वाला व्यवस्था रखेंगे कि भूमि के अंदर जो जल है उस जल को हम सिंचित करें या फिर उससे सिंचाई करें। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, संकर बीज व उर्वरकों के छोटे पैकेटों की उपलब्धता। जहां बड़े किसान के लिए पहले पैकेट उपलब्ध थे, दूसरी हरित क्रांति में हमने छोटे पैकेट की उपलब्धता शुरू की। तीसरी, कीटनाशक जो थे वो काफी महंगे हुआ करते थे और उसमें उत्पाद कर में छूट, यानी कीटनाशक को सस्ता किया गया ताकि सभी लोग यूज कर सके। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में पहली बार कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दिया गया, क्योंकि ये क्षेत्र उष्ण एवं आर्द्र जलवायु के क्षेत्र थे या फिर हैं। पहली बार कीटनाशक के प्रयोग पर बल दिया गया, कहने का मतलब यह है कि पहली हरित क्रांति में भी हमने कीटनाशक का प्रयोग किया था, लेकिन मुख्य रूप से फोकस था कि पहली हरित क्रांति में हम उर्वरक का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, कीटनाशक का नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहली हरित क्रांति के अंतर्गत उन क्षेत्रों को टारगेट कर रहे थे जहां की जलवायु क्या थी? शुष्क थी।
और शुष्क जलवायु होने की वजह से जो कीट होते थे वो ज्यादा पनप नहीं पाते थे, तो ज्यादा पनप नहीं पाते थे तो जो फसल था उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन जब द्वितीय हरित क्रांति आई तो हमने इसमें आर्द्र प्रदेश, उष्ण प्रदेश जैसे पश्चिम बंगाल बहुत आर्द्रता वाला क्षेत्र है, जैसे अगर भारत के तटीय क्षेत्र में जाएंगे जहां पर समुद्र का किनारा है, अगर इस क्षेत्र में कहीं खेती करना चाहते हैं आप, ये भारत है तो इस क्षेत्र में खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवश्यक रूप से नमी होगी, और नमी होने की वजह से कीट पतंगे जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे। अब इन कीट पतंगों को मारना है तो हमको चाहिए कीटनाशक, और कीटनाशक अगर चाहिए तो कीटनाशक हमको सस्ते में उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम प्रयोग कर पाएंगे। इन्हीं सब वजहों से कीटनाशकों के उत्पाद कर में छूट दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण अधिक वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण तथा इसके प्रथम हरित क्रांति के उत्पन्न समस्याओं के समाधान के साथ साथ ऐसी समस्या उत्पन्न न हो इस पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, तो पहली हरित क्रांति तो हमने एक मुश्त योजना यानी लमसम स्कीम के अंतर्गत लाया था और अचानक से उत्पादन में वृद्धि हुआ, हम खुश हो गए। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति ऐसा नहीं था। द्वितीय हरित क्रांति पूरी प्लानिंग के साथ लाया गया। पूरी प्लानिंग के साथ मतलब कि हमको कीटनाशक की आवश्यकता होगी तो कीटनाशक के लिए पहले प्लानिंग किया गया कि कीटनाशक को सस्ता करना है। हमको छोटे पैकेट की उपलब्धता है तो छोटे पैकेट के लिए पहले प्लानिंग किया गया। हमको नलकूप की व्यवस्था करनी है यानी भूमिगत जल को निकालना है तो या तो कुआं से निकाल लें या तो बोर करके निकाल लें, तो बोरिंग आदि की पहले से व्यवस्था की गई। क्लियर है? चलिए द्वितीय हरित क्रांति के अवधारणा देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति, उसी को दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा कृषि के पोषणीय विकास को ध्यान में रखकर किया गया ताकि कृषि उत्पादन में लंबे समय तक निरंतर वृद्धि हो सके। यानी ऐसा ना हो कि अचानक से हम उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो कि अचानक से उत्पादन रुक जाए या बढ़ना बंद हो जाए। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता बताई थी, जिसमें मिट्टी से लेकर विपणन तक के सभी पहलुओं पर समावेश किया जाना था। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने एक व्याख्यान में विचार व्यक्त किया था कि हरित क्रांति की सफलता के बाद अब सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर इसी सदाबहार क्रांति को अब द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जानेंगे। तो इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन या द्वितीय हरित क्रांति, सदाबहार हरित क्रांति की ओर बढ़ने की आवश्यकता है ताकि देश के वर्तमान खाद्य उत्पादन जो उस समय 210 मिलियन टन था, मीट्रिक टन था, उसको 420 मीट्रिक टन तक किया जा सके। ये किसने कहा? स्वामीनाथन ने। तो स्वामीनाथन ने एक लक्ष्य रखा अपने व्याख्यान में और कहा कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन अभी 210 मिलियन टन है, जिसको बढ़ा के हमको 420 मिलियन मीट्रिक, 210 मीट्रिक टन है, उसको उत्पादन को बढ़ा के हमको 420 मीट्रिक टन करना है, यानी जस्ट डबल करना है। और उसके लिए हमको द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन सदाबहार क्रांति की आवश्यकता तो है, लेकिन हम इस सदाबहार क्रांति में क्या क्या करेंगे इसका रोड मैप भी दिया। स्वामीनाथन ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए जैविक और भौतिक सूक्ष्म जीवों की उपलब्ध कराना जरूरी है, अतः रासायनिक के साथ जैविक एवं कंपोस्ट खाद के उपयोग की जाने की आवश्यकता है। पहली हरित क्रांति में हमने देखा कि हमने रासायनिक जो खाद थे उसका उपयोग किया, और रासायनिक खाद के उपयोग की वजह से जो खेती की व्यवस्था थी या फिर जो जमीन थी वो जमीन उतनी उर्वरक नहीं रही, यानी बंजर होती जा रही थी। तो द्वितीय हरित क्रांति में स्वामीनाथन ने कहा कि ठीक है, हम पहली हरित क्रांति में उर्वरक का उपयोग किए थे, उस समय हमको आवश्यकता थी, अचानक से जरूरत थी, उसको पूरा करना था। लेकिन अब जब द्वितीय हरित क्रांति आ रहा है तो द्वितीय हरित क्रांति में हमको प्लानिंग के साथ चलना है। जहां तक हो सके कम से कम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना है और अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का उपयोग करना है। और उन्होंने जैविक एवं भौतिक सूक्ष्म जीवों के उपलब्ध कराने जरूर समझा। जैविक और भौतिक सूक्ष्म जीव कहने का मतलब आपको, जैसे केचुआ जैविक सूक्ष्म जीव है, ठीक। केचुआ क्या करता है, अगर आप उसको किसी कचरे के ढेर में छोड़ देते हैं, जो जैविक कचरा है, जैविक कचरा मतलब जिसमें कार्बन हो, जो किसी पेड़ पौधों से बने या फिर जीव के किसी अंश से बने, मान लेते हैं मेरा एक हाथ कट गया और इसको केचुआ के पास छोड़ दिया गया, तो ये हाथ कट जाएगा तो सड़ जाएगा। अब केचुआ इसमें छोड़ दिया जाएगा तो इसको क्या करेगा, गला गला के वो उर्वरक में कन्वर्ट कर देगा।
तो स्वामीनाथन ने कहा कि ठीक है, रासायनिक उर्वरक तो हम उपयोग करते आ रहे हैं प्रथम हरित क्रांति से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में हम ऐसे सूक्ष्म जीव उपलब्ध कराएंगे कि किसान खुद से ही कंपोस्ट खाद बना ले। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि जानते हैं? नहीं जानते। चलिए एक बता देता हूं, आप लोग अगर किसान क्षेत्र से होंगे जरूर जाने। ये क्या होता है, एक तरीके से एक सीमेंट का ऐसा बना हुआ ढांचा रहता है जिसमें कोई छेद नहीं रहता, और इसमें जो भी जैविक कचरा होता है, जैसे पत्ते हो गए, जैसे गोबर हो गए, जैसे पुआल हो गया, इन सब चीजों को डाल दिया जाता है, यहाँ पे पूरा ऐसे भर दिया जाएगा। अब याद करिए स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन ने कहा भौतिक और जैविक सूक्ष्म जीव, तो जैविक सूक्ष्म जीव में हम एक केचुआ ले लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे केचुआ को छोड़ दिया जाएगा, और केचुआ छोड़ करके इसमें पानी डाल दिया जाएगा और इसको ऐसे ढक दिया जाएगा। ढका ऐसे जाएगा कि कोई जालीदार कपड़े से ढका जाएगा ताकि उसको छाया मिले लेकिन हवा भी मिलती रहे। समझ गए? छाया मिले लेकिन हवा भी मिलती रहे। हवा क्या करेगा? हवा केचुए को जीने के लिए जरूरी है, तो हवा भी मिलती रहेगी और छाया भी बनी रहे। तो क्या करेगा केचुआ? धीरे धीरे इनको क्या करेगा? सड़ा देगा, मतलब खाएगा, और उसका जो मल निकलेगा उस मल से खाद तैयार होता जाएगा। केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं, तो खाद तैयार होता जाएगा और इसी खाद का उपयोग फिर किसान अपने खेत में करेगा। अगर एक बात सोच के देखिए कि मैं अगर ऐसा ही ढक दूं तो भी तो आप बोलेंगे यहां पे पानी डाल दिया, ढक दिया, तो भी ये सड़ जाएगा, और सड़ करके क्या हो जाएगा? सड़ के खाद ही बन जाएगा, खाद बन जाएगा, यानी उर्वरक बन जाएगा। तो आपका भी कहना सही है कि सड़ करके ये खाद बन जाएगा, उर्वरक बन जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि जब इसमें केचुआ डालेंगे या सूक्ष्म जीव डालेंगे कोई भी, तो क्या होगा? तेजी से सड़ेगा या फिर तेजी से विघटित होगा। तेजी से विघटित होने की वजह से ये क्या होगा? जल्दी खाद बन जाएगा। बस इतना ही फर्क। बन तो ढकने से भी जाएगा, सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, लेकिन पहले से सूक्ष्म जीव अगर डाल देते हैं तो तेजी से काम करना अपना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंपोस्ट खाद बनाने का, जिसके अंदर कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामीनाथन ने कहा कि भाई हम कंपोस्ट खाद या फिर जैविक जो खाद है उसको भी फोकस करेंगे। दूसरा बात उसने कहा कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में जहां सिंचाई की व्यवस्था का अभाव है वहां टिकाऊ जल संरक्षण प्रणाली विकसित की जाने की आवश्यकता है, ताकि वहां शुष्क कृषि के द्वारा बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। यानी जल के संरक्षण की बात भी स्वामीनाथन ने कही। और चूंकि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता या हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन ही माने जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि द्वितीय हरित क्रांति में हमने जल के संरक्षण पर भी फोकस किया। जल के संरक्षण पर फोकस ऐसे किया कि ऐसे क्षेत्र जो वर्षा आधारित है, वर्षा आधारित मतलब जहां पे बरसात अच्छी होती, बरसात अच्छी तो होती है लेकिन बरसात जैसे ही गिरती है तो क्या होता? पूरा पानी जो है बह करके नदी नालों में चला जाता है और नदी नाले से वो सीधे समुद्र में चला जाता है। यानी बरसात होती है, जब तक बरसात होती रहेगी तब तक पानी की उपलब्धता रहेगी, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होगी तो पानी चला जाएगा समुद्र में, तो फिर यहां पे पानी नहीं बचेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? छोटे छोटे बांध बनाया जाए या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। पानी जो ऊपर से आ रहा है उसको जमीन के नीचे डालना और वैज्ञानिक विधि से डालना। इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर डाले जाते हैं ताकि पानी जो है छन करके जमीन के नीचे रहे और वो भूमिगत जल को वृद्धि करे, तो इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इस पर भी फोकस किया। रेन हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जल के कुशल उपयोग के लिए ग्राम सभाओं को जल पंचायतों के रूप में सशक्त बनाना होगा। तो जल पंचायत की बात द्वितीय हरित क्रांति में की और स्वामीनाथन ने की। प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं, ये प्रश्न पूछ सकता है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न हो। तीसरा नंबर पॉइंट देखें तो मतलब अगला पॉइंट देखें तो भारतीय कृषि के संस्थागत समस्याओं मुख्यतः भूमि सुधार की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिले। भूमि सुधार मतलब जिस भूमि में मान लेते हैं जिप्सम की किसी भूमि में कमी है, जिप्सम एक क्या बोलते हैं उर्वरक के रूप में काम करता है, तो जिप्सम की कमी है तो हम मृदा का टेस्ट कराएंगे, मृदा का क्या बोलते हैं जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद उसमें जो भी चीजों की कमी है उन चीजों की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी को कहा गया कि भूमि सुधार का कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं वैज्ञानिक तौर पर खेती करना है, तो वैज्ञानिक तौर पर खेती करने के लिए
जो चकबंदी है या फिर जो सामूहिक खेती है, जो क्या बोलते हैं उसको, सहकारी खेती है, वो सामूहिक सहकारी खेती आदि को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऋण सुधारों की दिशा में पहल करने पड़ेंगे, साथ ही छोटे और सीमांत किसानों की कृषि विकास हेतु आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करानी होगी। भारत में लघु एवं सीमांत किसान 80% से भी अधिक हैं जो हरित क्रांति के लाभ से वंचित हैं, क्योंकि बड़े लोगों के लिए, बड़े किसानों के लिए हमने हरित क्रांति का पहला चरण लाया था। अतः उन्हें रियायती दर पर साख उपलब्ध कराना यानी ऋण उपलब्ध कराना तथा उन्हें सहकारी कृषि हेतु प्रोत्साहित करना जरूरी है। इस हेतु सशक्त नेतृत्व का प्रोत्साहन किया जाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा एक टर्म आ गया सहकारी खेती, उसको समझ लेते हैं क्या होता है सहकारी खेती। सहकारी खेती के विषय में भी समझ लेते हैं, या सहकारी कृषि या सहकारी खेती क्या होता है। स्वामीनाथन ने कहा सहकारी कृषि या सहकारी खेती को थोड़ा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब सहकारी कृषि क्या होता है, मान लेते हैं एक किसान है जिसका एक छोटा सा खेत है, दूसरा किसान है उसका भी ऐसे छोटा सा खेत है, तीसरा किसान है उसका भी एक छोटा सा खेत, चौथा किसान है उसका भी एक छोटा सा खेत। ठीक, अब ये छोटे खेत है तो इस छोटे खेत में ट्रैक्टर नहीं चल सकते, बैल से ही जुताई करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि हमको उत्पादन को बढ़ाना है समय के साथ, तो हम चाहें तो ट्रैक्टर से अगर जुताई करें तब काम बन जाएगा। तो ये सारे किसान जो 4-5 किसान हैं, ये लोग सलाह करेंगे। क्या सलाह करेंगे? सलाह ये करेंगे कि हम क्यों ना अपने खेत को मिला लेते हैं और इसको एक खेत बना देते हैं। जैसे ही एक खेत बनाया मतलब ये बड़ा खेत बन गया। जब ये बड़ा खेत बन गया, ऐसे बड़ा खेत बन गया, तो अब इसमें जो आधुनिक उपकरण है या फिर आधुनिक जो व्यवस्था है, यंत्र है, वो इसमें आसानी से चल सकेंगे। दूसरी बात, ये छोटे छोटे जब किसान थे तो छोटे छोटे किसान होने की वजह से मान लेते हैं ये किसान टमाटर उपजा रहा है, ये किसान गेहूं उपजा रहा है, ये किसान मूंग उपज कर रहा है मूंग का, और ये किसान कोई उड़द का उपज कर रहा है। थोड़ा थोड़ा उत्पादन करेंगे, ठीक है, सब लोग छोटे छोटे खेत में बोए हैं तो छोटा छोटा उत्पादन करेंगे। तो ये सब किसान एक बार सलाह करेंगे, बोलेंगे कि नहीं हम एक ही प्रकार के खेत चीज का उत्पादन करेंगे, पूरे में टमाटर का उत्पादन, पूरे में टमाटर का उत्पादन करेंगे। और पूरे में टमाटर उत्पादन करने का लाभ क्या होगा कि टमाटर अधिक मात्रा में जब होगा तो ये अपने जो उत्पाद है उस उत्पाद को कहीं बाहर बेच सकते। ऐसे एक पिकअप थोड़ी आएगा लेने के लिए, या फिर एक मान लेते हैं कोई 40 किलो उत्पादन किया है टमाटर, तो एक पिकअप आएगा क्या लेने के लिए? नहीं आएगा। लेकिन अगर 400 किलो टमाटर है तो आ जाएगा एक पिकअप, बाहर भेज सकते हैं, अच्छा पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो इस सब वजह से इसी को सहकारी खेती कहते हैं। मतलब कि जब किसान आपस में मिल करके एक ही तरीके के फसल को उत्पादित करना चाहे, या फिर सामूहिक रूप से निर्णय ले कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सहकारी तौर पर, तो उसको सहकारी कृषि कहा जाता है। लघु और सीमांत किसानों के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ खेतों में तथा खेत के बाहर वैकल्पिक रोजगार को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक है, जिससे काम के बदले अनाज, जैसे मनरेगा, रोजगार कार्यक्रम, ये सब चीजें। इसके अलावा स्वामीनाथन ने कहा कि लघु परिवारों को समुचित आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए लघु खेत प्रबंधन की आवश्यकता है। लघु खेत प्रबंधन को भी समझेंगे ताकि छोटे कृषि क्षेत्र के बावजूद वह अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके तथा कम निवेश में अधिक आय प्राप्ति हेतु नवीन पद्धतियों का उपयोग कर सके, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना इस उद्देश्य के लिए सहायक हो सकता है। कृषि में उत्पादन लागत बढ़ाने की प्रवृत्ति है, लागत बढ़ने की प्रवृत्ति। उत्पादन लागत मतलब समझाया था ना, उत्पादन में जो पैसा लग रहा है वो उत्पादन करने में। अतः न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी आवश्यकता होनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर को बढ़ाना चाहिए, ऐसा स्वामीनाथन ने कहा। क्लियर है? कृषि प्रसंस्करण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। यानी जो खेत जो उत्पादित कर रहे हैं, जैसे आलू उत्पादित कर रहे हैं, जब आलू किसान उत्पादित करता है तो 5 रुपए किलो बिकता है, खेत से उठाते हैं। अब उसी 5 रुपए किलो वाले आलू में से एक आलू बना देता है चिप्स, लेस वाला आलू चिप्स, और वे एक आलू 5 रुपए में बिकता है। क्यों? क्योंकि उस आलू का उसने प्रोसेसिंग कर दिया, प्रसंस्करण कर दिया, और जब प्रसंस्करण कर दिया तो उसका मूल्य बढ़ गया। तो स्वामीनाथन ने कहा कि द्वितीय हरित क्रांति तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमको इसमें प्रसंस्करण को भी
प्रसंस्करण के भी क्षेत्र में काम करना चाहिए। प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने का मतलब फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, यानी किसान अगर आलू उत्पादित कर रहा है तो किसान के पास ऑप्शन हो कि उसको प्रसंस्करित करके बेचे, जैसे चिप्स बना के बेचे, ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और मोदी जी ने कहा भी था ना कि इधर से आलू डालूंगा उधर सोना निकलेगा। अब आपको लग रहा होगा राहुल गांधी ने कहा, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा था, जिसको राहुल गांधी ने रिपीट किया था। और राहुल गांधी के रिपीट करने के बाद राहुल गांधी उस समय थोड़े कमजोर स्थिति में थे, तो उसको वायरल कर दिया गया। अभी आलू से सोना वाला वायरल नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी अब मजबूत स्थिति में, ठीक है। तो कमजोर को ही दबाया जाता, मजबूत को नहीं। कहते हैं ना बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की बलि दी जाती है क्या? नहीं दी जाती। कमजोर होता है बकरा, दे दिया जाता है बलि। शेर का बलि दे के कोई दिखाए, शेर ही फिर बलि ले लेगा अपने से, ठीक है। कृषि को सुविधाएं, वे सुविधाएं मिले जो उद्योगों को मिलती है, उन्हें बाजार से संबद्ध किया जाए, यानी बाजार से जोड़ा जाए, ताकि उनको मूल्य आदि का पता रहे। इस संबंध में संविदा कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तथा कृषि आधारित क्षेत्र AEZ की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हो सकते हैं। कृषि के वैज्ञानिक ज्ञान एवं जमीनी स्तर पर उसके कार्यान्वयन बीच के अंतर को कम किया करना होगा। कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाना होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रत्येक पंचायत में एक महिला एवं पुरुष को कृषि विज्ञान प्रबंधन नियुक्त किया जाए, ताकि किसानों के अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। यानी कहना यह चाहता है कि कृषि से संबंधित जो कानून है, किसानों के जो अधिकार है, वो अधिकार किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे, किसान नहीं जान पा रहे कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके लिए क्या कानून है। तो उन अधिकारों, उन कानूनों को किसानों तक पहुंचाया जाए। अब पहुंचाने के लिए स्वामीनाथन जी कहते हैं कि एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में आप 2 लोगों की नियुक्ति करिए, एक तो महिला होगी और एक पुरुष होगा। वो जागरूक हो किसके विषय में? कृषि कानून या किसानों के अधिकार के बारे में, और वहां के लोगों को बताया कि किसानों के अधिकार क्या है, किसी संबंधी कानून क्या। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एम एस स्वामीनाथन ने फसलों उपरांत की तकनीकी कृषि प्रसंस्करण विपणन के क्षेत्रों में न्यूनतम 60,000 प्रयोगशाला से खेत तक लैब टू लैंड प्रदर्शन कार्यक्रमों के आवश्यकता पर बल दिया, ताकि पोषणीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न वृद्धि को प्रोत्साहन मिले, साथ ही उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चा माल भी निरंतर उपलब्ध हो सके। स्पष्ट है कि वर्तमान समय में राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी तीनों स्तर पर कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए द्वितीय हरित क्रांति की ओर पहल किया गया, जिसे सदाबहार क्रांति का नाम दिया जा रहा है। इसमें कृषि जलवायु प्रदेश को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कृषि विकास एवं कृषि विविधीकरण लाने पर बल दिया गया, ताकि देश की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अब देखते हैं एक प्रश्न, कहता है हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही? पहला कथन कहता है कि उसे 1990 के दशक में, 1980 के दशक में इसको शामिल किया गया, यानी 1980 के दशक में द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति आती है। तो हमने देखा कि 1987 में ये होता है, और 1987 के बाद ये शुरू हो जाता है, तो लगभग 1980 के दशक में ही चलता है। जो यहाँ पे है 8 है, जहां पे 8 होगा तो 80 के दशक, 9 होगा तो 90 का दशक, और 10 होगा तो फिर 2000 का दशक आ जाएगा। ठीक, इसमें तो ये वाला कथन सही है। इसमें सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में लागू किया गया, नहीं, इसको सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में लागू नहीं किया गया, ऐसे क्षेत्र में लागू किया गया जहां संस्थागत अभाव था, यानी सिंचाई सुविधा का अभाव था। इसीलिए हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसीलिए हमने भूमिगत जल को निकालने का व्यवस्था, इसीलिए हमने बहुत सारी व्यवस्था की, जो सिंचाई को लेकर के जहां पर समस्या थी, तो सिंचाई वाले क्षेत्र में तो पहली हरित क्रांति को लागू किया गया था, जहां पे नहर की व्यवस्था थी। 1960 और 70 के दशक की अवधि शामिल थी, ये गलत है, क्योंकि 1987 शुरू होता है। इसकी शुरुआत पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी बिल्कुल गलत है। पूर्वी भारत, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र यानी पठारी क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जहां पे धान वाला क्षेत्र था, दलहन वाला क्षेत्र था, तिलहन वाला क्षेत्र था, वहां पे फोकस किया गया। अगर आपसे पूछे कि द्वितीय हरित क्रांति में कौन सा फसल फोकस था, तो आप फट से उत्तर देंगे चावल। आपसे पूछे कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो लगभग 1980 के दशक में। द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। आपसे पूछे कि द्वितीय हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले विचार किसने दिया, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। अगर आपसे पूछे द्वितीय हरित क्रांति में क्या वाटर हार्वेस्टिंग को
सपोर्ट किया गया, यानी वाटर हार्वेस्टिंग के विषय में पहल की गई, बिल्कुल कही गई। जल को बचाने के विषय में बात की गई, बिल्कुल की गई। किसानों के लिए बीज के छोटे पैकेट उपलब्ध कराए गए, बिल्कुल किया गया। कीटनाशक पर फोकस किया गया, तो सबसे ज्यादा जोर द्वितीय हरित क्रांति में ही कीटनाशक पर मिला। पहली हरित क्रांति चूंकि शुष्क क्षेत्र में लागू थी, वहां कीट पतंगे नहीं थे, तो द्वितीय हरित क्रांति में कीटनाशक पर फोकस किया गया। तो इस तरीके से हर चीज आपको रिकॉल हो रहा होगा जो मैं बोला दूं अभी पहले। अगला नंबर एक प्रश्न देख लेते हैं, कहते द्वितीय हरित क्रांति में सदाबहार क्रांति में या फिर सदाबहार क्रांति में खाद्य उत्पादन को 200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर कितना किए जाने का लक्ष्य था? तो स्वामीनाथन ने कहा था कि हमको इसको जस्ट डबल करना है, यानी 420 मीट्रिक टन किए जाने का लक्ष्य था। बिल्कुल आसान था, कोई कठिन नहीं था। तो द्वितीय हरित क्रांति यहां पे आपका समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो आप अगर YouTube में देख रहे हैं, तो YouTube में हमारा ये डेमो क्लास होगा, जो पेड कोर्स है, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। आपके जो भी विषय होंगे सारे विषय को लेकर के, उसका कोर्स अलग है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। ऑनलाइन कोर्स होगा, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स होगा। वैसे लाइव कोर्स भी उपलब्ध है, लेकिन लाइव कोर्स पर जाना बेवकूफी मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि लाइव कोर्स का फीस महंगा होता है। और वही कंटेंट जो यहाँ पे पढ़ाता हूं वही लाइव कोर्स में भी होगा, सेम चीज होगी, कोई वो नहीं। जो आप देख रहे हैं ये लाइव चल रहा है मानिए, ठीक है, तो लाइव चल रहा है, तो लाइव वाले में जाने का कोई मामला नहीं। फीस जो है 3498 रुपए है, लेकिन ऑफर में ये 2048 रुपए में मिलेगा। ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ऑफर होगा, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात जो कि अन्य जगहों पर आपको नहीं मिलेगा, इस कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक होगी। तो आप एक बार कोर्स ज्वाइन करेंगे, जब तक एडीओ का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9617413676। इसमें आप व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, लिखेंगे एडीओ न्यू बैच। अगर कोर्स लेना है तो आपको पेमेंट डिटेल भेजा जाएगा, आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका कोर्स व्हाट्सएप टीम वाले एक्टिवेट कराएंगे। यही पूरी प्रक्रिया। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।